हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की ये 5th क्लास है, जिसमें हम 2017 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 4 सेट मैंने आपको करा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप सभी क्लासेस को देख लेंगे। आपको रीट फरवरी 2025 एग्जाम को क्लियर करने में और अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगी ये क्लासेस। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना। और ये सभी क्लासेस आपको सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSB, स्टेट टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपके सभी साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्लासेस मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे रही हूँ, तो आपकी साइंस को लेकर अच्छी समझ होगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में फोल्ड लाइक यानी कि सिलबटें होती हैं, उन्हें ही हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस को बढ़ाती हैं। इससे अधिक केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे फास्टर यानी कि तेज दर से अधिक ऊर्जा पैदा होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा एक कीट बच्ची पौधा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। जो यूट्रिकुलेरिया है वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट के और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप सभी नोट कर सकते हैं। पिचा प्लांट हो गया, जिसे हम नेपेंथिस प्लांट भी कहते हैं। बीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। यूट्रिकुलेरिया तो एग्जाम्पल है ही। ड्रोसेरा, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कीट बच्ची पौधे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा मार्स, मंगल। जो मंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। किस वजह से, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DOTS यानी कि डॉट्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। डॉट्स किसका लघु रूप है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये क्या है, ये जो डॉट्स प्रोग्राम है ये मुख्य रूप से पिछले 35 ईयर से टीवी के क्षेत्र में भारत में किए गए शोध पर आधारित है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि डॉट्स कार्यक्रम किस राष्ट्रीय कार्यक्रम पर आधारित है या फिर किस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो आप लोग ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ वो नोट करते चलना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच फूड ग्रुप इज रिचेस्ट इन एनर्जी इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी पर ग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑयल एंड फैट्स एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स। तेल और वसा तथा दृढ़ फल और तिलहन। तो जो फैट है वो एनर्जी गिविंग फूड है। फैट भोजन में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैट आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप तुरंत अपना आंसर टिक कर सकते हैं। और जो फूड वाली क्लास है वो भी आप लोग जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं, और विटामिन भी आपके फूड वाले चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो आप सभी फूड वाली क्लास जरूर देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के संदर्भ में सही कथन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इट स्टिमुलेट्स लीडिंग सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्ट्रेटजी ऑफ ऑल्टरनेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेट्रोगेमी। जो हेट्रोगेमी है इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी है। ये किसमें हो सकती है, ग्रास ओपर, बर्ड्स, एफिड्स, फिशेस, इंसेक्ट, इन सभी में हो सकती है। पार्थोजेनेसिस, ये भी एक रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी है। इसमें एक फीमेल गैमीट मादा युग्मक बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है। ये किसमें होगी, मधुमक्खियां, ततैया, चींटी, इन सभी जीवों में हो सकता है। पॉलीएम्ब्रियोनी, ये भी एक रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी है जहाँ अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस टू और मोर एम्ब्रियो, यानी कि एक निषेचित अंडाणु दो या दो से अधिक भ्रूण पैदा करता है। ये किसमें होगा, ह्यूमंस, प्लांट, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, इन सभी जीवों में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, वैल्यूइंग।
ये हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, जो हायरार्की ऑर्डर में 3 डोमेन दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो जो वैल्यूइंग है ये किसके अंदर हम पढ़ते हैं? अफेक्टिव डोमेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्लानिंग। तो गुड टेस्ट क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन नया बनता है 2025 एग्जाम में तो आप वो वहां पर कर लें। तो गुड टेस्ट क्या होता है, जिसे हम असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसके माध्यम से परीक्षण या परीक्षा आयोजित करके समूह में मूल्यांकन किया जाता है। टेस्ट या असेसमेंट या प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों की सीखने की सीमा निर्धारित की जाती है। तो गुड टेस्ट की कई करेक्टरिस्टिक होती हैं, कई सारी विशेषताएं होती हैं, जिसमें रिलायबिलिटी शामिल है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेशन से यहाँ पर क्या मतलब है वो हम समझ लेंगे, क्योंकि बच्चे डिस्क्रिमिनेशन को देखकर यही ऑप्शन सही कराएंगे। क्योंकि भेदभाव, बच्चे सोचेंगे कि ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो आप वहां पर डी ऑप्शन सही कर देंगे। तो आपको डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये समझना जरूरी है। तो भेदभाव से यहाँ पर मतलब है टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भेदभाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सभी तरह के क्वेश्चन एक से दे दिए जाए, मतलब कि सभी क्वेश्चन सरल हो या फिर सभी क्वेश्चन टफ हो। तो इस तरीके का टेस्ट नहीं होना चाहिए। जो टेस्ट हो उसमें कुछ क्वेश्चन सिंपल हो, कुछ टफ हो। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए और ये एक गुड टेस्ट की विशेषता है। और इससे निम्न और उच्च स्तर के बच्चों का भी पता लगाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट टीचिंग एड इज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होते हैं? ये एक विजुअल एड है, यानी कि दृश्य सहायक सामग्री है, जो कि एक मशीन का उपयोग करके स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये एक कॉमन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है, जिसमें लाइट का उपयोग करके इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर्स हो गए, इपीडिया स्कोप है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर्स, टीवी, कंप्यूटर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्लासरूम फिल्म्स। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रोजेक्टेड टीचिंग एड के। देखिए, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि अगर फरवरी 2025 वाले रीट एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन बने तो आप कर लें। क्योंकि रीट का जो एग्जाम है वो इतना भी सरल नहीं आता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग एग्जाम को अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टीचिंग मेथड गिव्स इंपॉर्टेंट टू द मेंटल कंक्लूजन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट के सामने एक समस्या रखते हैं, जिसका समाधान बच्चे ऑब्जर्व करके, क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर, एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करके, सेल्फ डायरेक्टेड एक्शन के माध्यम से बच्चे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों को मौका मिलता है, वो बेहतर तरीके से सीखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। बाकी के ऑप्शन भी समझेंगे, आपको रीट फरवरी 2025 एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ वो आप लोग नोट डाउन करते चलना। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें टीचर व्याख्यान के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट और मेथड को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेक्चर मेथड, इसमें ओरली यानी कि मौखिक रूप से व्याख्यान शामिल है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट की भूमिका पैसिव होती है, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं। लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, इसमें स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, लेकिन कंप्लीटली फ्रीडम नहीं होती है। जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनके सुपरविजन में ही बच्चे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इनोवेटिव टीचिंग मेथड कवर्स ऑल डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी इनोवेटिव टीचिंग मेथड में टीचिंग के सभी डोमेन शामिल हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये भी क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही लिया गया है। जो 3 डोमेन हमने पहले बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये सभी तीनों डोमेन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान आफ्टर डायग्नोस्टिक द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट इन साइंस टीचिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिमीडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल इज नोन एज। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये जानने की कि छात्र किस हद तक इंस्ट्रक्शनल यानी कि निर्देशात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, थ्रू द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके,
एनालिसिस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइनिंग एक्शन वर्ब इज रिलेटेड विद विच बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, out of the following frame of linear programmed instruction which of the following frame is exactly related with teaching learning content, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टीचिंग फ्रेम। ये BF स्किनर द्वारा डेवलप प्रोग्राम लर्निंग से है। प्रोग्राम लर्निंग में दो तरह के प्रोग्राम हैं, फर्स्ट लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सेकंड ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये सभी हम लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं और टीचिंग फ्रेम पूरी तरीके से टीचिंग लर्निंग कंटेंट से रिलेटेड है। इसका उपयोग स्टूडेंट को नया ज्ञान देने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि 0.75 द्रव्यमान का एक कोई पिंड है जो छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 7.35 N। कैसे हो जाएगा, F इक्वल टू एम इंटू एसिलेशन। तो m हमें दिया है 0.75 और एसिलेशन क्या है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण के कारण तो वह त्वरण कहलाता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है 9.81। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे 0.75 इंटू 9.81 की, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा -8K, क्योंकि केल्विन स्केल में टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी, और इसे हम 0.24 कैलोरी भी लिख सकते हैं। जूल और कैलोरी ये दोनों ही एनर्जी के यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी द minimum height of a plane mirror to get full image of an object of 2 मीटर height। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर तो हो जाएगा 1 मीटर। कैसे हो जाएगा, हाइट ऑफ मिरर हमें बताना है, तो हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दी है, 2 मीटर दी है, अपॉन 2 करेंगे तो 1 मीटर निकल के आ जाएगी, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि का संचारण होता है, किसमें होता है ध्वनि का संचारण, सी प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब है कि ध्वनि तरंगे माध्यम में कणों के कंपन की दिशा में ही चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस के और भी एग्जाम्पल हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस भी शामिल है, CH4 और ओजोन O3, वाटर वेपर्स भी शामिल हैं। तो ये सभी एटमॉस्फेयर गैसेस हैं या फिर प्राइमरी गैसेस भी बोलते हैं इन्हें। और आर्टिफिशियल केमिकल गैस कौन सी हो जाएगी, CFCS, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा NH4 का होल थ्राइस N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोनोमर्स यूज्ड टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोन इज, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरापिथेलिक एसिड। तो जो डेक्रोन है ये एक पॉलिस्टर है और इसे टेरेलिन भी कहते हैं। इसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरापिथेलिक एसिड को गर्म करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटासिड सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक इज, तो ये तो सिंपल है, आप सभी जानते होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पेट के एसिड, स्टमक में जो एसिड होता है कौन सा होता है, HCl होता है। तो ये क्या करता है, ये जो पेट का एसिड है उसको न्यूट्राइज यानी कि निष्क्रिय करने का काम करता है, और इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन का अधिकतम प्रतिशत वाला कोयला है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 92 से 98%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि इमेज को जनरेट करती है बाय अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस को जनरली मॉनिटर भी कहा जाता है। अब हम समझेंगे MICR। MICR क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कोड को स्कैन और पढ़ सकती है, ये इनपुट डिवाइस है।
OCR ये इमेज के टेक्स्ट निकालता है। ये कैमरा वाली मोबाइल में यूज किए जाते हैं। OMR क्या है? ये मार्क को रीड करता है, यानी कि नंबर को रीड करता है, और इससे पहले की क्लास में भी OMR को हम समझ चुके हैं। तो आप सभी लोग पूरी क्लासेस देखना, सभी क्लासेस को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो ये तो सिंपल है, आप सभी जानते होंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने 1928 में पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये एक बायोलॉजिस्ट और फार्मेकोलॉजिस्ट थे, यानी कि औषधि विज्ञानी थे। एल्बर्ट जेनर ने इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने इन्होंने हैजा यानी कि कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एंथ्रेक्स जैसे रोग जनकों की खोज की थी। तो अब आपके यहाँ पर रीट 2017 का पेपर कंप्लीट होता है। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।